नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं विवेक पाठक। बिहार में सीतामढ़ी के सोनबरसा में भारत नेपाल सीमा पर शुक्रवार को नेपाली पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 5 भारतीयों को गोली लगने की खबर से पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। गोली लगने से एक युवक विकेश कुमार की मौत हो गई। 3 अन्य जख्मी लोगों को नजदीक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा एक जख्मी युवक को नेपाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक सोनबरसा स्थित मलंगवा बॉर्डर के परसा गांव के समीप भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे भारतीय पर आर्म्स पुलिस फोर्स यानी नेपाल फोर्स ने फायरिंग की। उनमें से 4 को आनन फानन में इलाज के लिए सीतामढ़ी शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की मौत हो गई है। एसएसबी 51वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट सत्येंद्र कुमार के मुताबिक मामला संदिग्ध है और जांच की जा रही है। नेपाली प्रहरी का कहना है कि जिन पर गोली चलाई गई वो लोग हथियार छीनने का प्रयास कर रहे थे, इसी दौरान गोली चलानी पड़ी। डिप्टी कमांडेंट ने बताया कि मृतक की पहचान विकेश यादव के रूप में की गई है। वहीं शहर के निजी अस्पताल में भर्ती उदय शर्मा, उमेश राम और शिवदयाल यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं एक नागिन यादव का इलाज नेपाली पुलिस की देखरेख में हो रहा है। उधर फायरिंग की घटना के बाद बॉर्डर पर तनाव व्याप्त है। एसएसबी और स्थानीय पुलिस मौके पर कैंप किए हुए हैं। हम आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच फिलहाल नक्शा को लेकर तनातनी चल रही है। नेपाल के नए नक्शे में कालापानी और लिपुलेख को शामिल किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी विवाद पर बातचीत को लेकर संशय हो गया है। इस नए नक्शे में नेपाल ने कुल 395 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपने हिस्से में दिखाया है, जिसमें खास तौर पर लिम्पियापुरा, लिपुलेख और कालापानी के अलावा गुंजी, नाबी और काटी गांव भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लागू किए जाने की अफवाह को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस तरह का कोई भी फैसला नहीं किया है। हालांकि पूरे राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में कोई कमी आती नहीं दिखाई दे रही है। हर दिन नए मामलों के बनते रिकॉर्ड के बीच प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लागू करने की चर्चाएं तेज हो रही हैं, जबकि सीएम ठाकरे ने लोगों से अफवाहों से बचने और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। अफवाहों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे ने साफ किया कि राज्य सरकार ने 15 जून से फिर से लॉकडाउन लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। हालांकि एहतियातन लोगों को भीड़ से बचना चाहिए और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। वैसे लॉकडाउन को लेकर दिल्ली सरकार ने भी बयान जारी कर खंडन कर दिया है। दिल्ली भारत में कोरोना से प्रभावित प्रमुख 3 राज्यों में शामिल है। महाराष्ट्र इस मामले में पहले नंबर पर है। यहां एक ही दिन में हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंचने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मरीजों के इलाज और इससे हो रही मौतों में शवों के अंतिम संस्कार के तरीकों पर शुक्रवार को सुनवाई की। 3 जजों की बेंच ने फटकार लगाई कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में शवों की किसी को परवाह नहीं है। ना तो परिजनों को सही जानकारी दी जा रही है और ना ही उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल किया जा रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? जस्टिस एमआर शाह ने सख्त लहजे में कहा कि अगर लाशें कचरे के ढेर में मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि इंसान के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। कोर्ट ने भी सभी राज्य सरकार, दिल्ली सरकार और राजधानी के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल को मामले में जवाब देने को कहा है। शीर्ष कोर्ट ने राज्यों के प्रमुख सचिवों को भी मरीजों के लिए बनाई गई प्रबंधन व्यवस्था की स्थिति देखने और इस पर रिपोर्ट दाखिल करने को आदेश दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, साथ ही पूर्व कानून मंत्री वकील अश्विनी कुमार के एक पत्र में आरोप लगाया गया है कि कोरोना संक्रमितों का ठीक से इलाज नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा इस महामारी से जान गंवाने वालों के शवों का गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा रहा। अश्विनी कुमार ने चीफ जस्टिस एसए बोबड़े को पत्र भेजकर नोटिस लेने का आग्रह किया था। उन्होंने पत्र में मध्य प्रदेश के एक मरीज के शव को जंजीरों में बांधकर रखने और कुछ जगहों पर अस्पतालों में मरीजों के शव एक दूसरे पर रखने की घटना का हवाला दिया। पत्र में सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार के नागरिक अधिकार का भी जिक्र किया गया है। चीफ जस्टिस ने यह केस जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच को भेजा है। इसमें जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह भी शामिल हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मामले में भी नोटिस लिया था। अदालत ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिन में मजदूरों को उनके घर भेजने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक शेल्टर होम में 35 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने पर भी नोटिस लिया है और राज्य सरकार से पूछा है कि वह बच्चों की सुरक्षा के लिए आखिर क्या कदम उठा रही है।
यूपी के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में शुक्रवार को योगी सरकार को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की 3 स्पेशल अपील पर आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया है। यानी अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37,000 पदों पर लगी रोक के इतर शेष बचे पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 3 जून को भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 2 सदस्यीय खंडपीठ ने 8 जून को मामले में 3 जून के अंतरिम आदेश पर रोक लगाए जाने के बिंदु पर सुनवाई पूरी करने के उपरांत अपना आदेश सुरक्षित करते हुए अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं को लिखित बहस 24 घंटे में दाखिल करने का निर्देश दिया था। उक्त तीनों अपीलें राज्य सरकार की ओर से परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण के द्वारा दाखिल की गई हैं। एकल पीठ ने 8 मई को जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पाया गया था कि कई प्रश्न और उनके उत्तर भ्रमित करने वाले हैं और कई तो प्रथम दृष्टया स्पष्ट तौर पर गलत प्रतीत हो रहे हैं। लिहाजा एकल पीठ ने विवादित प्रश्नों को यूजीसी को भेज दिया था। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने अभ्यर्थियों से ठगी का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। उसने इसमें अपनी सभी इकाइयों को लगाया है। ठगी के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्तों का पूरा नेटवर्क एसटीएफ के निशाने पर है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई है। यूपी में 69,000 शिक्षक सहायक भर्ती की टॉपरों की सूची में कुछ ऐसे नाम थे जिन पर हजारों अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे। 150 नंबर पर 140 अंक तक पाने वाले कोई गाड़ी चालक तो कोई डीजे वाला बाबू बताया गया। शिकायत मिली तो प्रयागराज के कप्तान सत्यार्थ, अनिरुद्ध, पंकज, अशोक वेंकटेश और अनिल यादव जैसे 3 आईपीएस लगे, तब इस फर्जीवाड़ा करने का रैकेट का खुलासा हो सका। राजस्थान में शुरू हुए सियासी उठापटक के बीच सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव कराने में देरी की। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, लेकिन इसे जानबूझकर देरी की गई ताकि खरीद फरोख्त हो सके। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए चुनाव टलवाया गया था। वापस चुनाव हो रहे हैं। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कौन दर्द बांट रहा है, कौन दवा बांट रहा है, यह फैसला करना होगा। कोरोना के बावजूद मध्य प्रदेश में सरकार बदली गई। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। राजस्थान में 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। आंकड़े दिखाते हैं कि ये हमारे निर्दलीय साथी हमारे साथ खड़े हैं। राज्यसभा में हमारे दोनों उम्मीदवार जरूर जीतेंगे। सभी विधायक हमारे साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। लॉकडाउन की वजह से हम 3 महीने में नहीं मिल पाए थे, इसलिए इस होटल में मीटिंग बुलाई गई। बहुमत से ज्यादा मत हमारे उम्मीदवार को मिलेगा। देश भर में राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को उपचुनाव होने हैं। राजस्थान में 3 सीटों पर चुनाव होगा। यहां 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इससे 2 कांग्रेस और 2 भाजपा के हैं। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को, भाजपा ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह को मैदान में उतारा है। संख्या बल के हिसाब से भाजपा के पास सिर्फ 1 प्रत्याशी को जिताने का बहुमत हासिल है, लेकिन 2 प्रत्याशी उतार दिए हैं। हर प्रत्याशी को जीतने के लिए कम से कम 51 वोटों की दरकार होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ जनसत्य न्यूज को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।